गुजरात चुनाव के चंद महीने पहले कांग्रेस ने वही दांव खेला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और एक्सपेक्टेड था और जरूरी भी था। नरेश पटेल कांग्रेस खेमे में आ गए हैं। बस अभी सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है जो चंद दिनों की बात है और इसको लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। नरेश पटेल के साथ कांग्रेस के जो गुजरात प्रभारी है रघु शर्मा, राजेश ठाकुर जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई नेता मिलकर ये बात कंफर्म कराए थे और इसकी सूचना पार्टी आलाकमान को भी दे दी। अब कुछ दिनों में ये घोषणा हो जाएगी कि नरेश पटेल कांग्रेस के चेहरे होंगे। हालांकि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित आधिकारिक रूप से नहीं किया जाएगा, लेकिन होंगे वही। दरअसल कांग्रेस को इस समय नरेश पटेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? और नरेश पटेल को कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को नरेश पटेल की ज़रूरत है। आप समझिए, दरअसल करीब पिछले एक दशक से नरेश पटेल राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं और कई राजनीतिक पार्टी उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश भी कर रहे थे, यहाँ तक कि बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। लेकिन नरेश पटेल को सबसे मुफीद लगता है कांग्रेस का साथ। उसकी क्या वजह है? नरेश पटेल बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए, आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं गए? और दरअसल नरेश पटेल समुदाय के, पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं और उद्योगपति भी बड़े हैं। खोडल धाम के चेयरमैन भी हैं। पाटीदार या पटेल समुदाय दो समुदायों मुख्य रूप से हैं गुजरात में, कड़वा और लेववा। लेववा आर्थिक सामाजिक रूप से बड़ा ग्रुप है, ताकतवर ग्रुप है, इन्फ्लुएंस रखने वाला ग्रुप है और नरेश पटेल लववा ग्रुप के ही नेता हैं। खोडल धाम का जो मंदिर है उसके वो चेयरमैन हैं। उसके निर्माण में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक कि पाटीदार समाज के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पाटीदार समाज में इनका बड़ा ही सम्मान है। पाटीदार समुदाय के लड़कों को पढ़ाने की बात हो, गरीब बच्चों की शादी की बात हो, उसमें नरेश पटेल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं और सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं। अब समझिए बात कि नरेश पटेल ने कांग्रेस को ही क्यों चुना। दरअसल बीजेपी उनको लेना चाहती थी, यहाँ तक कि 2017 के चुनाव से पहले जो पाटीदार आंदोलन हुआ जिसमें हार्दिक पटेल नेता बनकर उभरे, उस दौरान भी बीजेपी ने इनको आगे करके जो आंदोलनकारी थी उनसे बातचीत करवाई थी। बीजेपी के साथ भी अच्छे संबंध है और इस दौरान भी जब कांग्रेस इनसे बात कर रही थी उस दौरान भी बीजेपी नेताओं के साथ इनकी बातचीत चलती रही। लेकिन बीजेपी इनको चेहरा नहीं बनाएगी। बीजेपी में उनको वो नहीं मिलेगा जो कांग्रेस में मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इनको जब साथ लिया तो सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो होंगे। अगर सरकार बनती है तो ये सीएम बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति वो नहीं है कि वो चुनाव के बाद सरकार बना ले। 2017 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पटेल आंदोलन का उसको फायदा भी मिला था। स्वतंत्र विधायक उसके जीत कर आए थे। चुनाव 182 सीटों में स्वतंत्र विधायक जीत कर आना, 92 विधायक मिल जाए तो आप सरकार बना ले, अच्छी खासी ग्रोथ की थी पहले के मुकाबले। और ये पाटीदार आंदोलन का ही प्रभाव था, क्योंकि सौराष्ट्र में जहां पर पाटीदार आंदोलन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट था, 53-54 सीटें आती हैं। 54 सीटों में से 55% कांग्रेस ने गेन की, यानी 30 सीटें कांग्रेस को मिलती, 23% सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो ये इफेक्ट था पाटीदार आंदोलन का। दरअसल पाटीदार आंदोलन की बात करें तो पाटीदार समुदाय संख्या बल में तो 13-14% है, लेकिन 60 सीट ऐसी हैं, 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर पाटीदार समुदाय इफेक्टली प्रभाव डालता। सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र तो ऐसा है जहां प्रभावी रूप से पाटीदार ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर प्रभावी रहना तो आप समझ सकते हैं कि उस समुदाय का कितना बड़ा राजनीतिक महत्व है। बीजेपी भी पाटीदार समुदाय के ही बल पर इस समय सत्ता में है। 1995 जब बीजेपी ने पहली बार 1991 में जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी तो उस समय भी पाटीदार का इफेक्ट था और उसके बाद से अब तक लगातार पाटीदार समुदाय बीजेपी के साथ रहा। हालांकि 2017 के चुनाव में नाराजगी थी, उस समय कांग्रेस को फायदा भी हुआ।
इतनी बड़ी संख्या का अपने साथ रहना किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दूसरा राजनीतिक, बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस वहां पर कुछ बड़ा करना चाहती है, 27 साल का वनवास अगर काटना चाहती है, 27 साल सत्ता से बाहर हो गई हैं कांग्रेस को, अगर वो चाहती है तो उसको राजनीतिक रूप से मजबूत समूह की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पाटीदार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हार्दिक पटेल छोड़कर चले गए। हालांकि हार्दिक पटेल और नरेश पटेल की राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी तुलना नहीं की जा सकती। नरेश पटेल उनसे कहीं बड़े नेता है, तो इस वजह से उनका कांग्रेस में आना कांग्रेस को फायदेमंद होगा। नरेश पटेल को फायदा यह होगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी ये तमाम जो समीकरण उनके हैं, उनके बल पर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सीएम फेस बन जाएंगे, जो बीजेपी में मुमकिन नहीं था। बीजेपी भी पटेल पाटीदार समुदाय की आप ताकत समझ सकते हैं, और इसमें भी लेउवा समुदाय की ताकत समझ सकते हैं। जितने भी पिछले 5 सीएम हुए हैं पाटीदार समुदाय से, पाटीदार समुदाय में लेउवा समुदाय के 5 में से 4 सदस्य थे। तो लेउवा की यह राजनीतिक ताकत है वहां पर, और इसी वजह से लेउवा समुदाय के नरेश पटेल कांग्रेस में आने की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा। राजनीतिक रूप से कितना होगा यह भविष्य बताएगा, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है गुजरात। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका प्रभाव पूरे देश में है और जिनके चेहरे पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, उनका गढ़ है। इस समय जो बीजेपी के 2 दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, उनका गढ़ है, गृह प्रदेश है, और इस वजह से बीजेपी वहां पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी चुनावी मोड में है, लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी वहां रैली कर चुके हैं, कई दिन रह चुके हैं, और किसी भी ताकत से बीजेपी राज को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, और इसके लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर वहां पर हार हो जाती है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर भी आएगा, इसलिए लगातार कोशिश कर रही है। और इसलिए उसने पिछले साल बीजेपी ने अपना जो भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया था, जो लेउवा समुदाय के पाटीदार हैं। पहले जो रामानी थे वो जैन समुदाय के थे। बीजेपी ने इस बात को समझा कि कहीं इसका चुनाव में नुकसान न हो जाए, इसलिए उन्होंने सीएम को बदला। तो नरेश पटेल का आना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि नरेश पटेल पहले प्रशांत किशोर के थ्रू कांग्रेस से बातचीत करवा रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जब सीन से आउट हुए तो अब कांग्रेस नेताओं ने सीधा उनसे बात की, और ये लगभग फाइनल हो चुका है कि अब अगले कुछ दिनों में नरेश पटेल कांग्रेस के चेहरा होंगे, कांग्रेस के चुनाव को लीड करते दिखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कैसे इस चुनौती का सामना करती है। हालांकि बीजेपी की कोशिश थी कि इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जैसे कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार नरेश पटेल के आने से फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर दिख रही है। खोडलधाम दरअसल खोडल माता का मंदिर है, जो लेउवा समुदाय की कुल देवी है, और इसी वजह से नरेश पटेल की काफ़ी इज्जत और सम्मान भी लेउवा पटेल समुदाय में है। अब ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस चुनाव में किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है, बन रहा है, या किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है।